शफकत हसनैन भुट्टा साहब जो हमारे शहर की इत्तेहाद और बैनुल मुस्लिमीन की अलामत थे, उनके चेहरों पर आज हम सब उन्हें खराज तहसीन पेश करने आए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए और हमारे शहर की जो वज़ादारी है, जो एक यकजहती और इत्तेहाद की फिजा है कि तमाम मकातब फ़िक्र पाकिस्तान की खातिर और इस्लाम की अज़मत की खातिर यकजा रहते हैं। हमेशा जब भी साजिशें की गईं फ़िरका वारियत को हवा देने की या कौम को तकसीम करने की, मुल्तान के ज़ोमा, उलमा और मशाइख ने अपना किरदार अदा किया और उन मंसूबों को नाकाम बनाया। मेरी दुआ है कि आने वाले दिनों में भी हमारा ये जज्बा सलामत रहे ताकि पाकिस्तान मुस्तहकम रहे और तरक्की करे। शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है नए आए, क्या इससे जो अफगान पॉलिसी है वो तब्दील होगी? नहीं, देखिए, जो बाइडन ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया और उन्होंने अपने इरादों का अपने जो पहले ही दिन में उनने 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इजहार उन पर दस्तखत किए, तो एक अपनी सिमत का उन्होंने तयन किया। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, मुझे इत्मीनान है कि इस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो हदफ है और हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें मुताबिकत है। वो किस तरह? नंबर एक, वो क्या चाहते हैं? वो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान यही चाहता है। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान का मसला, जिसका कोई अस्करी हल दिखाई नहीं दिया, वो गुफ्तो शुनीद से मामलात तय हों। पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग को तरजीह दी है और ये हमारा एक कॉमन फैक्टर है। वो चाहते हैं कि वहाँ तशद्दुद है और वायलेंस में रिडक्शन हो। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और मैंने हमेशा जितने वफूद से मुलाकात की है, बात की है, हमने यही तलकीन की है कि वायलेंस की रिडक्शन लीडिंग टू सीज फायर, ताकि मुकम्मल अमन में हमें आसानी हो, उस तरफ हमें बढ़ना है। वो चाहते हैं कि जो पेशरफ्त हुई है अफगानिस्तान में, जो पिछली कुछ दहाइयों में एक जमहूरी रवायात ने जन्म लिया है, वो बरकरार रहें। तो हर पाकिस्तानी जिसकी सोच एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की है, वो उस सोच से मुताबिकत रखता है। तो मुझे उनकी जो सिमत है और पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसमें कोई तजाद दिखाई नहीं देता। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उनसे इंगेजमेंट भी होगी और मैंने जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा बनने वाले हैं, ये बन चुके हैं, एंथनी ब्लिंकन, उनको ख़त भी लिखा है। मैंने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी ख़त लिखा है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी के खदोखाल हैं उनके सामने पेश किए हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले दिनों में उनसे इंशाअल्लाह इस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी होगी। देखिए, पाकिस्तान तो बिल्कुल समझता है कि जो भारत की इस वक्त की पॉलिसीज़ हैं वो उससे कश्मीरी नाला है, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक है, और अक़लियतें जो हैं भारत में वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इन तकरीबात में हमारे सफारतकार हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, नून लीग कुछ और कह रही है, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था और कह रहा हूं कि पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये कोई देरपा इत्तेहाद मुझे दिखाई नहीं देता। वक्ती तौर पर कुछ मसलहतों के तहत ये यकजा हैं, ये बिखर जाएंगे
اور आप देख रहे हैं कि उसका आगाज हो चुका है। पहले ये मुत्तफिक हुए कि हम सब इन असेंबलियों से मुस्तफ़ी होंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस्तीफों पर इनमें यकसुई नहीं रही। फिर आपने देखा कि ये सब मुत्तफिक हुए एक 31 जनवरी को एक लॉन्ग मार्च के ऐलान पर, और अब आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। अब अदम एतमाद की तहरीक जो वो लाना चाहते हैं, ये एक आइनी एक शिक मौजूद है तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं। इंशाअल्लाह हम उसका मुकाबला करने की पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे। आइनी तरीके से, पार्लिमानी अंदाज में, सियासी अंदाज में हम उसका सामना भी करेंगे और उसको शिकस्त देंगे। अब इससे एक चीज वाज़ेह हो गई, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। वजीर आजम हैं तो आप उनके खिलाफ लाना चाहते हैं ना। तो ये आज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वजीर आजम, वो इलेक्टेड वजीर आजम हैं और पाकिस्तान की अवाम ने उन्हें इलेक्ट किया है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और JUI के अंदर जो एक तफरीक दिखाई दे रही है, वो पूरी कौम के सामने है। शिराजा बिखर रहा है। साहब, आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार है, आपकी हुकूमत उस मुश्किलात को हल करने के लिए क्या सोच रही है, क्या इक़दाम? देखिए, इस वक्त हमारा एक जो चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज है और उसका हम सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया और बहावलपुर चौक पर एक जो आटे की तकसीम का सेंटर था, उसका खुद मैंने जाके मुलाहिजा किया और मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि इस वक्त मुल्तान शहर में 74 पॉइंट्स हैं जहां आटा तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त आप जाके मुलाहिजा कर सकते हैं, 60,000 थैला है जो आज 10 किलो का मौजूद है और 30,000 थैला है जो 20 किलो का मौजूद है। वो 860 रुपए पे दस्तयाब है और जो 10 किलो का है वो 430 रुपए का दस्तयाब है। और मैंने लाइन में लगे, कतार में लगे हुए लोगों से पूछा कि आपको इस रेट पे मिल रहा है, तो लोगों ने कहा हमें इस रेट पे मिल रहा है। वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है, नंबर एक। दूसरा, मैंने कहा कि आटे की जरा क्वालिटी को चेक करते हैं, तो मैंने एक बोरी से आटा निकलवाया और उस आटा देखा कि क्या यह खाने के काबिल है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आटा सही नजर आया, नंबर एक। तो इससे जाहिर होता है कि हुकूमत आटे की कीमतों को मुस्तहक करने में दिलचस्पी ले रही है। जो कमी थी, शॉर्टफॉल थी, उस शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए वजीर आजम ने और काबीना ने इजाजत दी है मजीद गंदम इंपोर्ट करने की, ताकि नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ी से लोग फ़ायदा मुनाफाखोरी हद से ज़्यादा न कर सकें और लोगों को मुनासिब कीमत पर आटा दस्तयाब हो। इसके साथ साथ चीनी की कीमत को नीचे लाया गया। फिर आपने देखा कि जो एक माफिया है उसने फिर गठजोड़ किया और चीनी की कीमतों को फिर बढ़ाया। उसका भी हुकूमत ने तदारुक किया है और चीनी की इंपोर्ट का भी फैसला किया है। न सिर्फ इंपोर्ट का फैसला किया है, जितने इंपोर्टेड चीनी पे टैक्सेस थे उनकी रियायत दी है ताकि मुनासिब कीमत पर चीनी दस्तयाब हो। काश्तकार को भी गन्ने का सही रेट मिले वक्त पे चले। नई कानून साजी भी की गई, इंपोर्ट भी की गई और रेगुलेशन में भी बेहतरी की गई है। इसी तरह और जो मुश्किलात हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमें बहुत बड़ा चैलेंज है गैस की कीमतों का। अब हमें और पेट्रोल का ऑब्वियसली, मैं आ रहा हूँ सवाल ये है कि IMF मैं आ रहा हूँ भैया, जो है ना, ये तीनों चीजों की कीमतों भाई साहब मैं आ रहा हूँ। आपने सवाल कर दिया, मैं एक सेकंड ठहरिए ना, जवाब देने दीजिए ना, एक सवाल का मुकम्मल तो हो जाए ना जवाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमें इस वक्त गैस की कीमतों का सामना है, पूरी कौम इसका जायजा ले कि आज पाकिस्तान को इन मुआहदों में किसने जकड़ा है। जिन रेट्स पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और कई साल आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, इस पे किसने जकड़ा है।
कौम जानती है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट की बात है, इस पे कोई मतलब इस पे कोई सियासत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इन मुआहदों में हमें जकड़ा है मुस्लिम लीग नून ने, उनके मुआहदे हैं जिनको हमें ऑनर करना पड़ रहा है। बिजली के ये जो मुआहदे हैं, हमें इसमें किसने जकड़ा है? आप देख लें, जिन्होंने जकड़ा है वो ही पार्टीज हैं जो आज महंगाई का रोना रो रही हैं और आए दिन दुहाई दे रही हैं कि मुल्क में महंगाई हो गई। भाई, महंगाई की बुनियाद तो आप रख गए हैं। आपका जो बोया हुआ जो फसल है वो हम काट रहे हैं और लोग भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब एक बेहतर मनसूबाबंदी से बतदरीज इन चीज़ों को कंट्रोल करने का एक प्लान है, और ये जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको ब्रिज करने का इरादा है। मैनेजमेंट को, तरसील को बेहतर करने का, एफिशिएंसी को बढ़ाने का, डिलीवरी मैकेनिज्म्स को, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को अपग्रेड करने का एक प्लान, एक जामे मनसूबाबंदी की गई है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में आप बेहतरी महसूस करेंगे। अच्छा, अपोजिशन ने जो है वो बरागशीट स्कैंडल पर अजमत सईद की जो है तैनाती उसको मुस्तरद कर दिया है, तो इस पर क्या? देखिए, वो तो आप जिसको भी नामजद करेंगे मुस्तरद करेंगे। अजमत सईद साहब एक बड़े रिस्पेक्टेड जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनका रिकॉर्ड, उनकी दयानत किसी से पोशीदा नहीं है। अब इन्हें घबराहट किस चीज की है? जब इनका दामन साफ है तो उनको घबराहट किस चीज की है? वो परेशानी लाहक क्यों है? ठीक है ना। जब ये हमारा केस ले गए इलेक्शन कमीशन में फंडिंग का, तो हमने तो घबराहट नहीं की। हमने कहा कि बिल्कुल बड़े शौक से हम अपना हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप भी तो अपना दीजिए। हमसे हिसाब मांगते हैं, इंशाअल्लाह हम हिसाब चुकाएंगे। और हमने एक तफसील दी है, 40,000 के लगभग हमने उन लोगों को नाम, पते, टेलीफोन नंबर दिए हैं जो हमारे डोनर्स हैं। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून अपने डोनर्स की निशानदेही करने के लिए तैयार है? क्या बताने के लिए तैयार है? तो हमने घबराहट का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि हमारा दामन साफ है। और हमने पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग का इमरान खान साहब ने आगाज किया, लोगों की जेबों में नहीं, लोगों से कंट्रीब्यूशन लिया, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। एक नंबर 2, जहां तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है, यह मुआहदा किसने किया था, उनको एंगेज किसने किया था, वो इन्वेस्टिगेशन क्या हुई थी, उसमें पीटीआई का तो कोई अमल दखल नहीं था मुआहदा करने में या मनसूख करने में। हमें तो ये सब चीजें विरसे में मिली हैं। अब एक चीज सामने आई है तो हम चाहते हैं, और आपने इसको इतना उठाया है, तो हम चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी, उन्होंने सिफारिशात की हैं, तो वजीर आजम ने कहा इसको पूरा इसकी छानबीन हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ऑपोजिशन को नुक्ता चीनी की बजाय अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, और अगर उनका दामन साफ है तो उन्हें घबराना किसी शख्सियत से नहीं चाहिए। अच्छा, यूएन ने जो है वो नई जारी की है कि जितने भी उनके मुलाजिमीन हैं, जो स्टाफ है, वो पाकिस्तान की किसी भी एयरलाइन पे सफर ना करे। तो देखिए, इस वक्त क्योंकि हमारे कुछ मसला चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है, वो पायलट्स के लाइसेंसेस का, जैसे इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा तो वो बहाल हो जाएगा। वक्ती तौर पे ये किया है, ये मुस्तकिल नहीं है, वक्ती तौर पे यकीनन हुआ है। हमें उसका अफसोस भी है, हमें तकलीफ भी है कि हमारे सिस्टम में ये कबाहतें मौजूद थीं कि कुछ लोगों के इस किस्म की चीज़ें सामने आईं, और उसकी वजह से हमारी एयरलाइन को भी और हमारे जेन्युइन पायलट्स को भी दिक्कत का सामना हुआ। इंशाल्लाह ये वक्ती है, इस पर भी गलबा पा लिया जाएगा। सर, तुर्की और अजरबैजान के साथ आपके मुआहदे हो रहे हैं, इस पर के ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अरब ममालिक को कुछ एतराजात हैं। बिल्कुल नहीं, हमने कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया जो किसी दोस्त मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाए, हरगिज नहीं। तुर्की ने और पाकिस्तान ने अजरबैजान की हिमायत की है और खुल के हिमायत की है, और अजरबैजान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनके इलाके जो कि जेर कब्जा थे जी, जो ऑक्यूपाइड थे, और उस पर वाज़े अक़वाम मुत्तहिदा की और OIC के रेजोल्यूशन मौजूद हैं, तो पाकिस्तान ने उन रेजोल्यूशन को सामने रखते हुए अजरबैजान के साथ निभाया है।
اور آج وہاں جو کامیابی ہوئی ہے، آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے خراج تحسین پیش کیا یہاں اسلام آباد آ کر، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کامیابی حاصل کی، جب ہمیں فتح ہوئی، تو سڑکوں پہ ہمیں عوام کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے دکھائی دیے۔ کون سے 3 جھنڈے؟ آذربائیجان کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا اور ترکی کا جھنڈا۔ یہ ہم نے نہیں تھمائے تھے، یہ لوگوں کے جذبات تھے، جو وہ لوگوں کا اعتراف تھا، پاکستانی قوم کو خراج تحسین تھا، تو وہ خراج تحسین پیش وہ کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے جس سے کسی برادر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے۔ تعلقات کے حوالے سے پوچھنا چاہوں جی بھائی جان، کہ پاک امریکہ تعلقات کے والد صاحب کے دور حکومت میں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں پرائم منسٹر کا دورہ، بڑی اچھی باڈی لینگویج کی گفتگو اور تعلقات میں بہتری آئی تھی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں سر، نئے صدر کے آنے سے پاک امریکہ تعلقات میں کیا توقعات؟ دیکھیے، ہماری کوشش ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے، منتخب حکومت ہے، جو بھی حکومت منتخب ہو کر آئی ہے اس کے ساتھ روابط، ان کے ساتھ گفتگو، ان کے ساتھ نشست کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور ہم انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اور جس ہمارے جو پالیسی کے خد و خال ہیں، جو میں نے اپنے خط کے ذریعے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو لکھ کے بھیجے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی موجودہ سوچ اور ہماری بہت سی پالیسیز میں مطابقت ہے۔ میرا ایک مختصر سا ان کو ایک پیغام ہے کہ جب یہ ایڈمنسٹریشن ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ماضی کی ایڈمنسٹریشن تھی، آج سے 4 سال پہلے، جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے اور آج 4 سال بیت گئے، ان 4 سالوں میں دنیا بدلی ہے، ان 4 سالوں میں خطہ بدلا ہے، ان 4 سالوں میں پاکستان بدلا ہے، اور اس بدلے ہوئے پاکستان کے ساتھ انہوں نے انگیج کرنا ہے۔ اور آج وہ دیکھیں گے ہندوستان بدلا ہے۔ آج کیا وہ ہندوستان ہے؟ وہ سیکولر انڈیا، وہ شائننگ انڈیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سیکولر نہیں ہے، یہ تو ہندوتوا کی ایک نئی شکل جو ہے، آر ایس ایس کی سوچ کا ایک نیا عملی مظاہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو ان نئے اصولوں پر ایک نیا پاکستان، ایک نئی اپروچ اور نئی ترجیحات کے مطابق ہم انشاءاللہ ان سے انگیج کریں گے۔ اور ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہم نے، ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہے فرام ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے ایک جیو اکنامک پوزیشن۔ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سر، پی ڈی ایم کے جلسوں میں واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر فروش کے نعرے لگ رہے ہیں۔ دیکھیے، وہ تو سیاست ہے نا بھائی جان، وہ تو سیاست ہے۔ وہ اگر یہ نہ کرے، اب انہوں نے تو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی نکالی ہے، اسرائیل کو منظور کس نے کیا ہے کہ آپ نامنظور کی ریلی نکال رہے ہیں؟ دیکھیے نا، یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ کسی نے اسرائیل کو نہ تسلیم کیا ہے نہ ارادہ ہے۔ فلسطین پہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے، واضح پالیسی ہے، تو یہ قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ جس طرح وہ اسرائیل پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور امہ کو مایوس کر رہے ہیں، اسی طرح وہ کشمیر پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ کشمیر پر ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی قیادت کے ذمہ دار لوگ یہ اپنی سیاست کے خاطر کشمیر کے کاز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میری ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے۔ اچھا سر، ملک کے اہم اداروں سر، کی بات کریں تو چینی کے حوالے سے اور پیٹرول اور ڈفرنٹ جو کرائسس آئے تھے، مافیا کے حوالے سے آپ نے انکوائری کرائی تھی، لیکن ابھی تک آپ نے کسی ایک مافیا کو بھی سزا نہیں دی۔ کیا اس سال وہ پھر دوبارہ نہیں ہوئے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے ان کی نشاندہی کی۔ یہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں، ان پہ تو ہاتھ کوئی ڈالتا نہیں تھا۔ یہ تو پہلی حکومت ہے، عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس مکمل ہوگا اور جو بھی ہے ان کو بے نقاب کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی سر، بھائی، ملک کے اہم اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ ریٹائرڈ عسکری جو افسران ہیں، کیا سول ایڈمنسٹریشن میں اتنی طاقت ہے، اتنے قابل لوگ نہیں؟ کوئی سوال سمجھ نہیں آیا۔ سر، جو مختلف ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، مختلف
सरकारी जो उनके इदारे हैं उनके सरबराह जो है वो रिटायर्ड जो फौजी अफसरान है वो लगाए गए हैं, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इतने पहली बात ये है ना, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कम से कम थोड़ा बात तहकीक तो कर लिया करो। क्या हमारे कानून में और हमारी पॉलिसीज में ये गुंजाइश है कि नहीं है? क्या माजी में मुस्लिम लीग दौर में, नून के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसी तैनातियां होती रही हैं कि नहीं? क्या आइन और कानून इसकी गुंजाइश रखता है कि नहीं? अगर रखता है तो कोई नई बात नहीं हुई। क्या एक सेकंड बात सुनिए ना, आप हमेशा बात की मेरे भाई तहकीक कर लो, और जो हकायक है वो लोगों के सामने, हमें हमा किस्म के लोगों की जरूरत होती है और देखना पड़ता है कि कौन कहां कारामद साबित हो सकता है। हमने पाकिस्तान के मफादात को फरोग देना है ना, अगर उसमें कोई सफारतकार रोल प्ले कर सकता है तो वो करता है। दुनिया जहान में, क्या दुनिया जहान में मुख्तलिफ तबकात से लोगों को शामिल नहीं किया जाता? देखिए, बहुत से अमेरिकन एम्बेसडर्स प्राइवेट सेक्टर से लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि वो उनकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कारामद साबित होंगे। दुनिया में होता है, बहुत से रिटायर्ड लोगों को लगाया जाता है, वजीर लगाया जाता है, डिफेंस सेक्रेटरी लगाया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? तो ऐसा होता नहीं है और इस पर कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू भाई। पाकिस्तान आई है 13 साल बाद, और सर मुल्तान को बैग ही दे गए उनके जिला इंतजामिया ने करप्शन की वजह से, जब पीएसएल में करप्शन किया जिसके केसेस नैब में और एंटी करप्शन में चलते जिला इंतजामिया के साथ, इसके हवाले से बताइए। देखिए, जिस चीज का मुझे इल्म ना हो मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। थैंक यू।